हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 3 का पार्ट 1। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस सीखने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर के 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करें। यदि आप लोग सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होगा। नहीं भी है तो आज के इस लेक्चर में हम सी का स्ट्रक्चर भी रिवाइज करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स। स्ट्रक्चर इज यूज टू क्रिएट डेटा टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। जब हमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर करानी होती है तो हम किसी भी प्रिमिटिव टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे हमने इंट x लिखा तो हम उसमें एक वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। लेकिन यदि मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करानी होगी तो मैं क्या करूँगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया तो मैं इसमें एक ही वैल्यू एक बार में रख सकता हूँ। हम इसको कहेंगे एटॉमिक वैल्यू। लेकिन यदि मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी होगी तो मुझे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने होंगे। ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बनाने के सी लैंग्वेज में हमारे पास 2 तरीके थे। एक, हम एरे बना सकते थे। जैसे यदि हम कोई एरे बनाते हैं तो हम एक साथ कई सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है जिसमें ए नाम से एक एरे बनाया गया है जिसके अंदर 10 वेरिएबल्स हैं। तो एरे एक तरीका है कई सारे वेरिएबल्स को एक साथ बनाने का। एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। ठीक वैसे ही स्ट्रक्चर भी है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन अंतर यह है कि एरे में एक ग्रुप के अंदर सभी वेरिएबल्स सेम टाइप के होना ज़रूरी थे। यानी जिस तरह से हमने ये एरे बनाया है A10, इसका मतलब 10 वेरिएबल्स बने और सभी इंट टाइप के हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर हम चाहें तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम टाइप के एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। सेम टाइप के भी और डिसिमिलर एलिमेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाकर हम एक्चुअल में एक नया डेटा टाइप बना रहे होते हैं। डेटा टाइप का मतलब जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सी लैंग्वेज में हमने डेटा टाइप पढ़े। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी यही डेटा टाइप हैं और ये कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, क्योंकि ये कीवर्ड्स के रूप में आपको मिलते हैं। लेकिन आप भी चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से नए डेटा टाइप बना सकते हैं। डेटा टाइप का इस्तेमाल जनरली हम वेरिएबल्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो डेटा टाइप हम बनाएंगे उसकी मदद से भी हम वेरिएबल्स ही बनाएंगे। स्ट्रक्चर की मदद से डेटा टाइप कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास, जैसे कि मैं एक प्रोग्राम आपको बना के बता रहा हूं। यहां पर मैं बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल बुक। तो बुक को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जिस तरह से एक वेरिएबल के अंदर हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, अब हम एक ऐसा डेटा टाइप बना रहे हैं जिसकी मदद से बनने वाले वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। यानी इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एन एटॉमिक वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर अ रिकॉर्ड, दैट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। मैंने सबसे पहले कीवर्ड लिखा है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट के बाद मैंने वो शब्द लिखा है जिसको आप डेटा टाइप के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो बुक एक डेटा टाइप होगा। इसकी बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है बुक आईडी, एक और बना रहा हूँ टाइटल जो कि एक एरे है। इसके अलावा बना रहा हूँ एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल प्राइस।
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो। क्या आप बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनने से कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी? अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें मेमोरी कंज्यूम होगी 26 बाइट्स, तो ये गलत है, क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप डिफाइन किया है और इससे कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। सही आंसर है 0 बाइट्स। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई है, एक बार ज़रा इस एग्जाम्पल की तरफ देखें कि यदि आप अपने प्रोग्राम में कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आपने लिखा फ्लोट x, तो 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी। लेकिन अगर ये फ्लोट x वाली लाइन आप लिखेंगे ही नहीं, तो भी क्या 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम होगी? जी नहीं, क्योंकि कंपाइलर को फ्लोट का मतलब तो मालूम है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन आपने उसका यूज नहीं करा, इसलिए कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से वहां फ्लोट का मतलब ऑलरेडी डिफाइंड था, लेकिन यहाँ बुक का मतलब डिफाइंड नहीं था, तो हमने अभी डिफाइन किया है। तो जो कुछ अभी हमने लिखा है, ये हमने एक नया डेटा टाइप डिफाइन किया है, और डिफाइन करा है, यूज नहीं करा है। जैसे फ्लोट y लिखकर हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, मेमोरी कंज्यूम होती है, वैसे ही बुक टाइप का हमें वेरिएबल बनाना होगा, तब मेमोरी कंज्यूम होगी। तो अभी कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही। ये जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, ये 2 जगह पर लिखी जा सकती है। स्ट्रक्चर की इस डेफिनेशन को यदि आप मेन फंक्शन के या किसी भी फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं, तो ये कहलाती है ग्लोबल डेफिनेशन। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर जो अभी बना है, ये मेन फंक्शन की बॉडी के ऊपर बना है, तो ये ग्लोबल डेफिनेशन कहलाएगी। ग्लोबल डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रक्चर को पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। बुक डेटा टाइप का इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी किया जा सकता है। लेकिन यदि इस स्ट्रक्चर को हम, जैसे मैं ये लाइन हटा देता हूं, और सोचिए कि मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा करने पर हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर लोकली डिफाइंड है। तो मेन फंक्शन के अंदर ही बुक का मीनिंग एग्जिस्ट करेगा। आप स्ट्रक्चर बुक को मेन फंक्शन के बाहर से यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को यूज कैसे किया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं मेन फंक्शन के बाहर इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तो हमने लिखा void main। अगर मेन फंक्शन के अंदर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, तो जैसे हम डेटा टाइप लिखते हैं int, वेरिएबल बनाते हैं x, बिल्कुल वैसे ही हम int की जगह हमने लिख दिया book, और वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने b1 रख दिया। लेकिन शर्त यह है सी लैंग्वेज में कि जब भी आप स्ट्रक्चर की मदद से बने डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। ये एक कंपल्शन है सी लैंग्वेज में। लेकिन C++ लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ नए रूल्स आए हैं। हालांकि आप इस नए रूल का इस्तेमाल ना भी करें और सी स्टाइल में स्ट्रक्चर को यूज करें C++ में, तो वो कंप्लीटली वैलिड होगा। पर यहाँ पे 3 डिफरेंसेस में से पहला डिफरेंस C और C++ के स्ट्रक्चर के बीच में, C++ के स्ट्रक्चर में जब भी आप इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड उसके पहले लिखना ऑप्शनल है। फिर से बोलता हूं, स्ट्रक्चर की मदद से बने डेटा टाइप का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, उसके पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ऑप्शनल, यानी लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लिख सकते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में ऐसा करते थे तो सही था, अभी नहीं लिखेंगे तो भी सही है, तो मैंने यहां से स्ट्रक्ट कीवर्ड हटा दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। ये हमारा पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 में डेफिनेटली इसके आगे देखने वाले हैं। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी आपको क्वेरी हो, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।